सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आपने कह दिया ना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने आखिर जाति को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया कि राहुल गांधी आक्रामक हो गए और उनके साथ साथ अखिलेश यादव भी। यही नहीं, अग्निवीर को लेकर अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच अलग से बहस हो गई। हुआ यह कि अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि जिसकी जात का पता नहीं वह गणना की बात करता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और जब हंगामा हुआ तब भी दोबारा कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें गाली दी गई है, लेकिन वे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का पूरा हिस्सा ही ट्वीट कर दिया और लिखा कि यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे सुना ही जाना चाहिए। इसमें उन्होंने तथ्यों का इस्तेमाल किया है, व्यंग्य का इस्तेमाल किया है और गंदी राजनीति को एक्सपोज कर दिया है, इंडी अलायंस की गंदी राजनीति को। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर पूछा था कि अनुराग ठाकुर के इस बयान के पीछे क्या प्रधानमंत्री मोदी की सहमति है। उन्होंने इस तरह का बयान देकर 80% आबादी का मजाक उड़ाया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट से साफ हो गया कि अनुराग ठाकुर का यह बयान हवा में नहीं था। राहुल गांधी की तरफ जो इशारा किया गया था वो हवा में नहीं था। भले ही अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया, मगर जात की बात कर एक बहुत बड़ी गलती की। मगर प्रधानमंत्री ने सपोर्ट कर यह बता दिया कि यह सब उनकी आक्रामक राजनीति का हिस्सा होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनके बयान को, उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि ओबीसी समाज का अपमान और जातिगत जनगणना का मजाक उड़ाने वाले अहंकारी भाजपाई सांसद और पिछड़ा विरोधी बीजेपी को बहुजन समाज कड़ा सबक सिखाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अनुराग ठाकुर के बयान के हिस्से का वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि क्या अनुराग ठाकुर का यह बयान प्रधानमंत्री के कहने पर आया है। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। यहां से नहीं जाती सर, स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए।
बोल रहे हैं। हाँ, बोल सर रहे हैं, जाति सर कैसे पूछ सकते हैं? अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पंज करूंगा। आप अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी बैठे। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत दादा, अभी क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कर दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर मोदी सरकार की तरफ से आक्रामकता के नए चेहरे लगते हैं। पहले भी आक्रामक रहे हैं। जब दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था, तब उनके एक बयान ने सारी सीमाएं पार कर दी। उसका उन्हें इनाम भी मिला। राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं। उनके मामले में पुलिस ने एफआईआर नहीं की। तब सीपीएम नेता वृंदा करात को कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि अनुराग ठाकुर ने हंसते हुए कहा था, इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं है। तब अदालत के इस फैसले की काफी कड़ी आलोचना हुई। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा। कोर्ट ने तब कहा था कि उनका बोला हुआ गोली मारो दवाई के बारे में तो कहीं से नहीं लगता। अप्रैल 2023 की खबरें इंटरनेट में मिलती हैं। उसके आगे क्या हुआ पता नहीं चल पाया। कभी भी आप किसी से गोली मारने की बात मत कीजिएगा। आप अनुराग ठाकुर नहीं हैं, जेल चले जाएंगे। जब आप तर्क से बहस नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं, तब आप सामने वाले को गोली मारने की बात करते हैं और जाति, धर्म, खानदान पर उतर आते हैं। यह आपकी हताशा है। इससे पता चलता है कि आप बेहद गुस्से में हैं और होश खो बैठे हैं। निजी बातचीत हो या सामाजिक, कभी भी किसी से मत कहिएगा उसकी जात का या तुम्हारी जात का पता नहीं। यह हर तरह से गलत है, आपराधिक है, जातिवादी सोच है। आज सदन में वही सब कहा गया जो आईटी सेल के मीम में राहुल को लेकर चलाया जाता था। जाति की जनगणना की मांग नीतीश कुमार ने की है, तेजस्वी यादव ने की है, तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले विचारकों और युवाओं ने की है। डॉक्टर अंबेडकर तो यही चाहते थे कि जातियां टूटें, और ये तभी टूटेंगी जब अंतरजातीय विवाह संबंध होंगे। अगर आप ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है, या ऐसी संतान हैं जिनके माता पिता ने अंतरजातीय विवाह किया है, तो अनुराग ठाकुर के चक्कर में मत पड़िए। आप हमेशा गर्व किया कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इस बारे में लिखा है कि जातिवाद का किला कैसे टूटे, और बताया है कि मेरे विचार से इसका अचूक इलाज अंतरजातीय विवाह है। जब तक रक्त संबंध नहीं होगा, लोगों में आत्मीयता उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक आत्मीयता अर्थात परिजन होने का भाव नहीं उत्पन्न होता, तब तक जातियों द्वारा उत्पन्न अलगाव का भाव समाप्त नहीं होगा। आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया, वो शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज है और दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद
और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत, ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। खैर, आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, ना आप माफी मांगेंगे ना हमें आपकी माफी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी, आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए, ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। यह एक व्यापक विषय है, अभी के लिए इसे यहीं छोड़ता हूं। अनुराग ठाकुर लगता है आज निशिकांत दुबे की भूमिका निभा रहे थे, कई मौकों पर आक्रामक होते चले गए। पिछली लोकसभा में आक्रामक होने के लिए निशिकांत दुबे को उतारा जाता था। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव के बीच अग्निवीर को लेकर बहस हो गई। अखिलेश यादव बजट पर बोल रहे थे और जैसे ही उन्होंने अग्निवीर का जिक्र किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खड़े हो गए और बहस छिड़ गई। अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार यहां कह दे सदन में कि अग्निवीर योजना अच्छी है। सवाल अग्निवीर का था, लेकिन अनुराग ठाकुर वन रैंक वन पेंशन की बात करने लग गए और अंत में हिमाचल प्रदेश के शहीदों के नाम लेने लग गए। बहस आगे बढ़ती है और कहते चले गए कि अग्निवीर को 100% गारंटी है नौकरी की। अगर ऐसा है तो सेना का जो ब्रोशर है, यह हमने अपने पहले के वीडियो में दिखाया है, सेना की भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से लिया है। इस ब्रोशर में तो कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर को 100% गारंटी है नौकरी की। बताइए, ऐसा कोई ब्रोशर होता है जिसमें नहीं मिलने की चर्चा की जाए? इसमें नहीं लिखा है कि अग्निवीर जब 4 साल बाद सेना से बाहर जाएगा उसे कहां कहां नौकरी मिलेगी। इस ब्रोशर पर इसका जिक्र नहीं है। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए, सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए, अरे सुन लेने दो। माननीय सदस्य साहब अपनी सभापति महोदय, सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि कितने परमवीर चक्र आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे
माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही सभापति हूँ आप महोदय, अपनी बजट पर चर्चा मैंने करें। सभापति और भी महोदय, आपका समय भी सभापति पूरा हो गया महोदय, है। मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस सभापति में महोदय, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए, जब से- माननीय सदस्य, प्लीज जब- बजट पर चर्चा सभापति करिए, जी, प्लीज। दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो माननीय वीडियो सदस्य, हमने प्लीज देखा कंप्लीट है करिए, प्लीज कि कंप्लीट कोई करिए। किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा है कि अगर स्पीकर समय देंगे तो वे अग्निवीर पर अपनी बात रखना चाहेंगे। जब ऐसा मौका आएगा तब सरकार को बताने का मौका मिलेगा कि अग्निवीर योजना में कहां लिखा है कि 100% नौकरी की गारंटी है। राज्यों की पुलिस सेवा में आरक्षण का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन क्या यह बताया गया कि पुलिस सेवा की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर कभी पक्का नहीं होता? अगर किसी साल पुलिस भर्ती नहीं निकली तो अग्निवीर उस साल क्या करेंगे? यही नहीं, अग्निवीर अगर सेना से निकलता है जनवरी में और पुलिस भर्ती परीक्षा होती है दिसंबर में या अगले साल, तब तक अग्निवीर क्या करेगा? नौकरी खोजता फिरेगा या तैयारी करेगा? क्या सेवा में रहते हुए चौथे वर्ष से अग्निवीर को छुट्टी दी जाएगी कि वह जगह जगह होने वाली पुलिस भर्तियों में जाकर परीक्षा दे? अग्निवीर पर तकरार से साफ है कि बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। लोकसभा में अखिलेश के भाषण की तारीफ रविशंकर प्रसाद ने की। अखिलेश के लिए नहीं, राहुल गांधी को सुनाने के लिए। अपनी विनम्रता जाहिर करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को भी सिखा दीजिए भाषण कैसे दिया जाता है। तो बीजेपी को अभी भी लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को भाषण देने नहीं आता है। अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए। आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए। अखिलेश यादव के भाषण में यूपी केंद्रीय तत्व था। उत्तर प्रदेश की कई समस्याओं को उन्होंने उठाया और पूछा कि 10 साल में केंद्र से यूपी को नया क्या मिला है, कितने IIM मिले, कितनी IIT मिली है। अखिलेश ने यह भी पूछा कि गोरखपुर एम्स का हाल अभी तक अच्छा नहीं हुआ है और दूसरा नया एम्स नहीं बना। जो एक्सप्रेसवे बना है उसमें कई तकनीकी कमियां हैं, जिसे अखिलेश ने बखूबी बताई और याद दिला दिया कि बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को मात्र 25 किलोमीटर यूपी में ले आने से पूर्वांचल का संपर्क भी भागलपुर तक हो जाएगा। अखिलेश यह याद दिलाने का मौका कभी नहीं छोड़ते कि वे मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश को समझते हैं और प्रशासक के रूप में उन्हें अपना काम अभी तक याद है। डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़ फोड़ करके ही सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे
मैं समझता हूं सभापति महोदया, यहाँ जितने माननीय सदस्य हैं सब ने देखा होगा और सब ने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट, अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदया, क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेसवे दिया है। 25 किलोमीटर सुनने में कम लग सकता है, लेकिन अखिलेश यादव को याद रहा कि उनकी पार्टी ने पूर्वांचल में अच्छा प्रदर्शन किया। कितनी आसानी से 25 किलोमीटर जोड़ने की बात कर पूर्वांचल के लिए नया मुद्दा ले आए। उन्होंने यूपी में विदेशी निवेश से लेकर 5 लाख करोड़ के MOU को लेकर भी सवाल उठाया। नई वैरायटी के बीज के ऐलान पर भी सवाल उठा दिया। सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर घोषणा की है, ऐसी घोषणाओं पर किसी की नजर नहीं पड़ती। अच्छा है किसी की नजर पड़ गई। और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP21 में भी आप हुआ है, G20 में भी आपने आश्वासन दिया और कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज। आप मुझे बताओ किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप, और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलेंट वैरायटीज की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलेंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा, और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में DAP की बोरी को, खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप। और आपने DAP, जब किसान DAP लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है किसानों को, ये बताइए। अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष को टोकने और रोकने का कम ही मौका दिया। असल में उनकी बात को सुनने के बाद तुरंत किसी के लिए कुछ भी कहना संभव नहीं था। वे सड़क की ऊंचाई चौड़ाई की बात करते समय सत्ता पक्ष को घेर रहे थे, और सत्ता पक्ष को लगा होगा कि घेरे तो किस बात पर, पहले समझ तो लें कि अखिलेश किन मुद्दों पर उसने घेर रहे हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए, जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर के सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे गए थे, और सुझाव ये मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था, वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के
आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए। कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा वो। लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वो 4 लेन बनने जा रहा है। और अभी जब वो काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बन रहा है। सोचिए कहां 6 लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिजाइन किसने किया है डिजाइन, कि जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले अब नाला कहां से बनाएं, घर ऊंचा करें कि सड़क को तोड़ें। बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दिया है सरकार ने। इस लोकसभा में एक बदलाव तो है, आक्रामकता के बीच भी सदन चल रहा है और संवाद हो रहा है। मुद्दों की पहचान हो रही है कि विपक्ष किन मुद्दों को सरकार की तरफ रख रहा है। तकरारें हो जाती हैं, लेकिन विपक्ष अपने सवालों को ठोस तरीके से रखने में कामयाब हो रहा है। उम्मीद है सरकार उन सवालों पर भी सीधा सीधा जवाब दिया करेगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।